प्रधानमंत्री से हम लोग भटके नहीं। एक विरासत टैक्स वाला संविधान, एक विरासत टैक्स वाला मुद्दा भी सैम पित्रोदा की तरफ से सामने आया था। तो ये मुद्दे तो दोनों ही तरफ से थे। वो नहीं, सैम पित्रोदा का इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनको भी टाइट कर दिया गया, क्योंकि वो विदेश में बैठ करके फालतू में जो है इस तरह के उल्टी सीधी। तो माफी तो संबित पात्रा भी मांग चुके थे, आपने उसको दोहराया। बहरहाल ये बड़ी खबर बता दें, आपके पास लौटूंगी। जेपी नड्डा का कहना है कि एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा। जनता ने तुष्टीकरण को साफ तौर पर नकार दिया है। जनता मोदी की और आपकी उत्तराखंड क्लीन स्वीप, महाराष्ट्र से 42 सीटें, ठीक है, इतनी सारी होने के बावजूद ये 303 पहुंच पाए। तो ये 400 का ये नगाड़ा कहां से बजा रहे हैं, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तान का सीटें ले रहे हैं या अफगानिस्तान से ले रहे हैं, बांग्लादेश से ले रहे हैं, नेपाल से ले रहे हैं या श्रीलंका से ले रहे हैं सीटें। हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है कौन से तरीके से बात करते हैं। 400 पार की सीटें होती, सूर्य मैथिल जी जवाब दीजिए। सूर्य मैथिल जी क्यों नहीं करते? ठीक है, इसका जवाब सूर्य मैथिल जी। देखिए, पाकिस्तान से कितना प्रेम है कि ये पाकिस्तान तक से सीटें लेके आना चाहते हैं। और मैं सम्मान करता हूं संजय चक्रवर्ती जी का, और इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार जब आप लोग विपक्ष में बताते रहोगे ना, अगली बार 2029 में भी जब प्रधानमंत्री जी चौथी बार सरकार बनाएंगे, उससे पहले हम पीओके में से भी 2 संसदीय सीटों पे चुनाव करवाएंगे। ये हम आपसे वादा करेंगे। आपको पाकिस्तान से प्रेम है, हम करवा के देंगे। दूसरी चीज, इन्होंने पूछा, अरे भाई इतना बौखलाओ मत। कश्मीर से तो लड़े, कश्मीर में तो लड़ नहीं पाए। अरे भाई पहले ये बता दो, कश्मीर में लड़ पाए? संजय जी बोलने दीजिए, संजय जी बोलने दीजिए। जब आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे, आपने कोई बात को रखा है। संजय जी बोलने दीजिए, फिर आपको भी मौका दिया जाएगा। बोलिए सूर्य मैथिल जी। अब इन्होंने पूछा कि कहां से आएंगी सीटें, तो मैं इनको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप, मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप, राजस्थान क्लीन स्वीप, हिमाचल प्रदेश क्लीन स्वीप, उत्तराखंड क्लीन स्वीप, और उसके साथ साथ आप इधर आ जाइए नीचे, हिमाचल प्रदेश क्लीन स्वीप, और वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 30+ सीटें लेके आ रही है। तेलंगाना के अंदर हम लोग डबल कर रहे हैं, कर्नाटक में क्लीन स्वीप कर रहे हैं। उसके अलावा कोस्टल आंध्रा के अंदर हम लोग डबल डिजिट में सरकार लेके आ रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर हम डबल डिजिट में वो अपना सीटें लेके आ रहे हैं। केरल से हम लोग 3 सीटें लेके आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपनी आंखों के ऊपर से चश्मा उतारिए और फिर देखिए यारो, ये दुनिया वही है लेकिन ये चेहरा नया है। आपको मैं बता दूं, और एक बात और, कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं, और कमाल ये है कि इनको फिर भी यकीन नहीं। ठीक है सूर्य जी, की ये बात कर ठीक है सूर्य जी, ठीक है। देखिए आपने भी यहाँ पर गिनती करवा दी, आखिर कितनी सीटें, कहां पर डबल डिजिट में आप सरकार जो है वो बनाएंगे। और पश्चिम बंगाल में तो आपने 30 से प्लस का दावा जो है वो कर दिया है। तो मधुरेंद्र हमारे से बने हुए हैं, मधुरेंद्र वाराणसी से बने हुए हैं। मधुरेंद्र जी, वाराणसी में मोदी में माहौल जो है वो हमने देखा, जब से नामांकन दाखिल किया उसके बाद हमने देखा आज वोटिंग वहां पर हो रही है। क्या चर्चाएं वहां पर हो रही हैं लोगों के बीच में? देखिए, मोदी को लेकर वाराणसी में 2 ही चर्चा हो रही है। एक तो मोदी की जीत का फासला क्या होगा, और दूसरा सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि टर्नआउट कितना जाता है। क्या ये 2019 से बेहतर होता है या फिर पिछले चुनाव की तरह ही यहाँ पर कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया जाता है। इस वक्त की स्थिति यह है कि पूरा वाराणसी का चुनाव जो है वो दरअसल विकास के मुद्दे पर हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाराणसी के कायाकल्प को लेकर मोदी की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरी, और उन्हीं मुद्दों पर पीएम मोदी यहाँ पर रोड शो करते हुए वोट मांगते हुए नजर आए। बीजेपी की जो पूरी यहाँ पर फौज उतारी गई, दरअसल वो भी घर घर जाकर विकास के मुद्दे पर वोट लेती हुई नजर आई, वोट मांगती हुई नजर आई। वो कितना वोट में तब्दील हुआ है ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस बार का मुकाबला पिछले मुकाबलों से कहीं अलग है, कहीं इतर है। वो इसलिए क्योंकि आप अगर 2014 का मुकाबला देखिए तो वो पीएम मोदी बनाम केजरीवाल का मुकाबला था, और उस मुकाबले में हमने देखा था कि किस तरह से लगभग 3,72,000 के डिफरेंस से पीएम मोदी ने जीत दर्ज की थी। 2019 का मुकाबला देखिए तो उस वक्त सपा की प्रत्याशी शालिनी थी, उनसे लगभग 4,52,000 से ज्यादा मतों से पीएम मोदी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार ये मुकाबला पीएम मोदी वर्सेज गठबंधन है। गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ से अजय राय हैं जो पिछले चुनाव में तीसरे पायदान पर थे, लेकिन अब ये देखना है कि कांग्रेस और सपा का जो वोट बैंक है वो
वो क्या एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए पीएम मोदी के जीत के फासले को यहाँ कर पाता है, कम कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ द वोट देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्शन फॉर्म वाराणसी देखें तो ये पूर्वी पूर्वांचल को एक तरह से क्रॉस जो है वो मैसेज क्रिएट करता है। तो वाराणसी से जो निकलती हुई हवा है गोरखपुर तक पहुंचती है और जाहिर तौर पर वहां से क्रॉस करके वो बिहार में एंटर कर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो वाराणसी से निकली हुई हवा वो दिल्ली की तरफ भी निकल जाती है। तो पीएम मोदी ने जब वाराणसी की सीट का चुनाव किया था, जब उन्होंने गंगा को अपनी माता बताया था, गंगा की गोद में जब आए थे, तब से लेकर अब तक आप समझिए तीसरा चुनाव है। लेकिन यहाँ के चुनावी बयार में साफ तौर पर दिखाई देता है कि पीएम मोदी के अलावा कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। पीएम मोदी का वाराणसी से ये तो बात मधुरेंद्र वाराणसी की हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की 13 सीटें और बेहद महत्वपूर्ण सीटें, 7वें चरण में मतदान हो रहा है। यहां पर फिलहाल क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है और मत फीसदी कितना है? देखिए अभी तक का जो मत प्रतिशत है वो 3 बजे तक के आंकड़े आए हैं। एक बार फिर से हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उसमें कुछ तब्दीलियां नजर आई रही हैं कि नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो तकरीबन आप 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज था वो लगभग 46 से 48% था। लेकिन अभी जो इस वक्त स्थिति दिखाई दे रही है तो आप समझिए कि लगभग 10% का उछाल जो है वो दर्ज किया गया है। लगभग 58% तक का मतदान दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में जो मत प्रतिशत है वो क्या पिछले 6 फेज से अलग हो पाता है, उठ पाता है, क्योंकि जो भीषण गर्मी का प्रकोप है, जिस तरह से लू और खासतौर पे हीटवेव की स्थिति है, उसमें दिन में देखा गया कि लोगों ने कम निकलना यहाँ पर जायज समझा और लोग ज्यादातर घरों में है। इस वक्त भी मैं दिखाऊं कि शाम में अमूमन होता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की स्थिति होती है, लोग आते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये बीएचयू का इस वक्त परिसर है, यहाँ पर जो बूथ है वो तकरीबन आपको खाली दिखाई दे रहा है। तो ये एक जो मूवमेंट होता है इस बूथ पर खासतौर पर शाम में गर्मी के दिनों में, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। शहरी क्षेत्रों में काफी उसकी कमी दिखाई दे रही है। थोड़ी सी चिंताजनक जरूर है क्योंकि आखिरी चरण का मतदान है। इससे पहले बड़ी खबर हम बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि क्योटो में चुनाव फंस गया है। वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि 4 जून के बाद भूचाल आएगा। मधुरेंद्र, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्योटो में चुनाव फंस गया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या समझे उनके इस स्टेटमेंट से?